शब्दों का समर्पण लेके माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो बेटा, कल की क्लास में हमने संधि के 6 रूल पढ़ लिए थे, यानी व्यंजन संधि के हमने 6 रूल कंप्लीट कर लिए थे। बाकी के जो रूल हैं, जो नियम हैं, वो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लो और साथ साथ अपने नोट्स है वो कंटिन्यू रखो। क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तो चाहे मैं कितनी भी बार आपको बता दूँ, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। यानी वो कहते हैं ना कि एक लिखत और 100 जखत बराबर होते हैं, यानी एक बार किसी चीज़ को लिख लो आप और 100 बार उस चीज़ को रट लो, वो एक बराबर आपको काम आएगी। तो इसलिए जितने भी रूल्स आपको करवाए हैं उनको डे बाय डे अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करके पढ़ते हो तो भी आपकी जो संधि है वो आपको लाइफ टाइम के लिए आपको याद है वो रह जाएगी। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ का अभ्यास नहीं करते वो चीज़ हमें नहीं आती। और सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, जब तक सीखने की भूख इंसान के अंदर नहीं होती इंसान नहीं सीख सकता। सीखने के लिए हमारे पास अपनी विल पावर जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी हम चीज़ों को उतना ही ज़्यादा गेन करते जाएंगे। और विल पावर तब काम करेगी जब हम सीखी हुई चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं। क्योंकि अभ्यास के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। जब तक हम चीज़ों का अभ्यास नहीं करेंगे वो चीज़ हमारी क्लियर है वो नहीं हो पाएगी। तो प्यारे बेटा, आज की क्लास में हम संधि का 7वां रूल पढ़ेंगे और 7वें रूल को हमने किस तरीके से करेंगे कि यदि पद के अंत में ए आ को छोड़कर, यानी हम करेंगे से का नियम। ठीक है, रूल हमारा क्या कहता है, आज हम पढ़ेंगे से का नियम। तो से का जो नियम है वो हमें क्या कहता है, अगर किसी पद के अंत में कोई भी पद आपको दे दिया जाए, उस पद के अंत में आपका ए और आ यानी ये 2 स्वर आपको छोड़ देने हैं। बाकी के स्वर इनके अलावा जो आ रहे हैं, यानी इन दो को छोड़कर उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो उसके तुरंत बाद, यानी ए आ को छोड़ के कोई भी स्वर अगर आ जाता है और उसके तुरंत बाद से आता है। ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या आता है, से आता है। तो ये जो से है ये हमारा इस से में बदल जाता है। चीज़ समझ में आई? यानी से का नियम क्या कहता है, अगर संधि के अंदर प्रथम पद में ए और आ को छोड़कर बाकी जो 9 स्वर बच गए उन 9 में से कोई एक आ सकता है, उसके बाद तुरंत हमारा से आना चाहिए। तो हमारा जो से है वो से के अंदर परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने लिखा विषम। अब देखो इस विषम के अंदर क्या है, इसमें हमारा ई है। ठीक है, यानी मैं इसको एक बार यहाँ लिख देती हूँ। जैसे मैंने लिखा वी प्लस में सम। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा ई है। मतलब हमारी जो पहली कंडीशन है वो यहाँ से पूरी हो रही है कि ए आ नहीं होना चाहिए, उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, से होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, से। तो ये से हमारा किस में बदल जाएगा, से के अंदर। कोई शब्द के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है, हमें इतना देखना है कि ए और आ नहीं होने चाहिए प्रथम पद में, उसके बाद कोई सा भी स्वर हो और स्वर के तुरंत बाद हमारा से सड़क वाला क्या होना चाहिए, से होना चाहिए। तो ये हमारा जो से है वो से षटकोण के अंदर बदल जाता है, बाकी शब्द वैसा का वैसा रहेगा। तो विषम का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वी का वी, इस से का ओनली हमें ये वाला से बनाना है। तो वी से में, बताओ दिक्कत कहाँ है, हुआ क्लियर? यानी ए आ को छोड़कर बाकी कोई सा भी स्वर आ जाए, स्वर के तुरंत बाद हमारा से होना चाहिए, तो ही हमारा से है वो इस से के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा सुषमा, जैसे लिखा सुषमा, तो इस से के अंदर क्या है, ऊ है, से का फिर हमारा यहाँ पे से बन जाएगा और माँ का माँ। क्या करना है, हमें केवल मात्र इस से का ये वाला से बनाना है, बाकी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, तो इसका अगला कैसे करेंगे, जैसे विषाद, विषाद। ठीक है, जैसे परिषद, परिषद। ठीक है, परिषद। अब बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है आप लोगों को,
यानी प्रथम पद में ए आ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमारे 9 स्वर हो सकते हैं। 9 स्वर के बाद हमारा अगर से आ रहा है तो ये से हमारा इस से के अंदर बदल जाता है। निषाद का कैसे बनाओगे आप? निषाद, यानी चेंज कहाँ करना है? इस से के अंदर हमें क्या करना है? चेंज लाना है। ना तो हमें मात्रा के अंदर कोई चेंज करना है, ना हमें पूरे शब्द के अंदर कोई भी चेंज करना है, और ना ही हम प्रथम पद में किसी भी प्रकार का परिवर्तन यहाँ पे करने वाले हैं। इसी प्रकार से जैसे अनुसंगी है, तो अनुसंगी के अंदर क्या आ रहा है? अनु के अंदर हमारा उ आ रहा है, तो अनु का तो अनु ऐसे लिख देंगे, इसके बाद ये से लिख देंगे और गी का गी। इसी प्रकार में सुषुप्त का सु, जैसे सुषुप्त, सुषुप्त, ठीक है। यानी हमें क्या करना है? से का शे बनाना है। कंडीशन क्या रहती है? प्रथम पद के अंदर हमारा ए और आ स्वर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 9 स्वर हमारे हो सकते हैं। उन 9 के बाद यदि से आता है तो ही हमारा से है वो शे के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अगला जो रूल है वो इसी से रिलेटेड हम अगला रूल है वो पढ़ेंगे। अब देखो अगला रूल क्या कहता है? यदि पहला शब्दांश सम उपसर्ग हो, क्या हो? सम उपसर्ग। जैसे मैंने लिखा संस्कार, क्या लिखा? संस्कार। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि इस संस्कार के अंदर उपसर्ग क्या है? इस संस्कार में सम उपसर्ग है प्लस में कार। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये जरूर विचार आएगा कि मैम इस से को आपने यहाँ से गायब है वो किस प्रकार से किया है, क्यों हम यहाँ को सकार क्यों नहीं लिख सकते? अगर हम ये लिखते तो ये हमारा गलत क्यों हो जाता है? तो इस से को आप यहाँ पे जोड़ते क्यों नहीं हो? तो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि अगर पहला शब्दांश सम उपसर्ग हो, उसके बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द आ जाए तो सम के बाद, यानी सम के बाद नहीं, हम क्या करेंगे? इस में के बाद से लगा देते हैं। इस में का हम क्या बनाएंगे? फिर यहाँ पे से बना देते हैं। कंडीशन क्या रहेगी? यदि सम उपसर्ग के बाद, ठीक है, के बाद कोई भी ऐसा शब्द आ जाए जो क्री धातु से बना है तो ही हम सम के स्थान पर या जो मैं के स्थान पे है वो से बना देते हैं। हालांकि इससे पहले हमने एक अनुनासिक का जो रूल पढ़ा था उसमें जैसे हमने ये पढ़ा था, जैसे संसार है तो हमने इसकी डायरेक्ट एक ट्रिक पढ़ी थी कि इस बिंदु का आपको क्या बनाना है? मैं बनाना है। और हमने इस शब्द को तोड़ा भी था जो बना था हमारा सम प्लस में सार, ठीक है। अब रूल इसमें भी वही लगेगा, इसमें भी वही लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस इस चीज़ का आता है कि यहाँ पे जो से आ गया इसको हमने क्या करना है? यहाँ से गायब करना है। तो गायब हम किस प्रकार से करेंगे? यदि हमारा प्रथम पद के अंदर सम उपसर्ग आता है तो ही हमारा ये रूल लगेगा, अन्यथा हमारा जो रूल है वो अनुनासिक वाला रूल ही इस पूरे के पूरे रूल के अंदर चलने वाला है। तो सम के बाद यदि क्री धातु से बना कोई भी शब्द आता है तो हमारा जो मैं है वो मैं न रह के से के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे मैंने लिखा सम प्लस में कारक। अब बेटा देखो पहले में क्या आ गया? हमारा सम उपसर्ग आ गया, ठीक है। प्रथम पद में क्या है? सम उपसर्ग है। उसके बाद क्री धातु से बना हुआ शब्द क्या आ गया? कारक आ गया। तो इसकी हम संधि करते टाइम इस पूरे शब्द को कैसे लिखेंगे? इस मैं को क्या मैं ऊपर बिंदु लगा सकती हूँ और इस प्लस के स्थान पे आपको क्या करना है? से लगाना है, संस्कारक। कोई चेंज नहीं करना। क्या करना है? इस मैं की जगह हम क्या बना देंगे? से है वो बनाएंगे। इसी तरीके से सम प्लस में कर्ण है तो क्या बन जाएगा? इसका संस्करण बन जाएगा, ठीक है। यानी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ों को करते जाएंगे तो
तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब हम रूल्स की बजाय शब्दों के ऊपर अधिक फोकस है वो करने लगेंगे, और शब्द देखते ही हमारी समझ में ये चीज़ आ जाएगी कि हमारी जो संधि है वो कौन सी है यहाँ पे और कौन सा रूल हमें यहाँ पे लगने वाला है। तो बेटा ये काम इतना आसान नहीं है कि आप इस चीज़ को एक बार जैसे मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया और वो चीज़ आपके माइंड में वैसी की वैसी फिट होगी। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि जो चीज़ें हमें एक बार बताई जाती है, बताने मात्र से ही अगर हमारी सारी चीज़ें याद रहने लग जाए तो देखो हमें तो ना तो कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ती, ना ही हमें कुछ याद करने की ज़रूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम याद कम रख पाते और भूलते जल्दी हैं। देखो हम 90% चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको भूल जाते हैं, 10% चीज़ें ऐसी मिलेगी हमें जिनको हम उनको याद है वो रख पाते हैं लाइफ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग मान लो कहीं से गुजर रहे हो तो वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो आपने वो सीन अपनी आंखों से देख लिया, देखा कि नहीं देखा? आपने वो सीन अपनी आंखों से देखा, तो वो एक्सीडेंट हुआ, वो जो मंजर आपने अपनी आंखों से देखा, उस टाइम आपका पूरा ध्यान कहाँ था? उसे एक्सीडेंट के ऊपर था, तो वो चीज़ तो आपको रहती है पूरे टाइम तक याद। लेकिन एक्सीडेंट के दौरान वहाँ पे जो भीड़ मौजूद थी, वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे, उन लोगों के बारे में आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी। आपको नहीं पता होगा कि वहाँ पे कौन कौन से लोग हैं वो शामिल थे। तो ठीक यही चीज़ अगर हम एजुकेशन के मामले में अगर देखते हैं तो एजुकेशन में भी सेम ऐसा ही होता है। अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ते हैं, उनको डीपली अगर पढ़ा जाता है, उनके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर किए जाते हैं, तो चाहे हमारे पास एग्जाम्पल कोई सा भी आ जाए, हम उनसे मात है वो नहीं खाएंगे। हमारी समस्या कहाँ आती है कि हम रूल्स को रटते हैं, समझते नहीं हैं, क्योंकि रटी हुई चीज़ें हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगी, लेकिन समझी हुई चीज़ हमें लाइफ टाइम तक क्या है, याद रह सकती है। तो बेटा रूल्स को आपको रटना नहीं है, इनको आपको समझना है। अगर हम समझ के साथ अपने कॉन्सेप्ट को डे बाय डे या स्टेप टू स्टेप करते जाएंगे तो हमारी संधि का जो टॉपिक है पता नहीं किस प्रकार चुटकियों के अंदर निकल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो रूल्स ज़रूरी है आपको पढ़ने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रूल्स करवाएंगे, और जो ग्रामर के जो रूल हैं उनको हम किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकते। जिस प्रकार से जो रूल हमें दे दिया गया, जो नियम हमें दे दिया गया, उसको हमें वैसा ही मानना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम रूल्स तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बाद हम अपनी ट्रिक बना लेते हैं। तो आप अपनी ट्रिक ऐसी बनाओ कि आपको वो चीज़ देखते ही पता चल जाए। वो बेटा जब तक आप खुद के अपने नोट्स नहीं बनाओगे तब तक दूसरों के नोट्स पर अगर डिपेंड रहोगे तो वो चीज़ें आपको लाइफ में कभी भी याद नहीं होगी। जिस दिन आपने अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए और अगर आपका साथी ये कहता है कि यार तेरे वाले नोट्स मेरे को दे दे, मेरे को पढ़ना है, तो ये मान लेना आप सफलता की पहली सीढ़ी के ऊपर चढ़ चुके हो। तो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी संभव नहीं होता। तो रूल्स पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, विद ट्रिक के साथ समझेंगे। अब इस संधि के अंदर मैंने आपको रूल बताया, लेकिन रूल की बजाय अब देखो, अब हम इसको एक ट्रिक के साथ करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे ये शब्द आ गया, मान लो संस्कृति में यहाँ लिख देती हूँ, संस्कृति, ठीक है। अब देखो इस संस्कृति के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैम इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो बेटा इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हम पहले पद को छेड़ेंगे। तो संस्कृति में अगर उपसर्ग देखेंगे तो सम है, प्लस में कृति शब्द है, प्लस में कृति। अब ये से हमारा यहाँ से क्या हो गया, गायब कर दिया। क्यों हो गया? क्योंकि सम उपसर्ग के बाद अगर हमारा क्रि धातु से बना हुआ कोई भी शब्द आता है तो हम बीच में से का आगमन है वो हो जाता है, यानी बीच में किसका आगमन होगा? से का आगमन होगा। और अगर हम इस पूरे शब्द को दोबारा से जोड़ने की कोशिश करते तो हमारा संस्कृति शब्द है वो बनेगा। इसी प्रकार से संस्कृत का देख लो, सम प्लस में कृत, सम प्लस में कृत, ठीक है। संस्कार, इसी से रिलेटेड एक शब्द आता है हमारा संस्कार। संस्कार, तो संस्कार में सबसे पहले हम
सम यानी उपसर्ग को अलग निकालेंगे, उसके बाद हम कार का कार लिख देते हैं। इस शब्द में कोई चेंज नहीं होगा और यहाँ से हमने उपसर्ग निकाली और से हमारा क्या हो गया, यहाँ से गायब हो जाता है। यानी ये रूल हमारा तभी लागू होगा जब प्रथम पद के अंदर हमारा सम उपसर्ग होता है, उसके तुरंत बाद क्रिय धातु से बना हुआ कोई भी शब्द आ जाए तो क्या करना है, हमें सम के बाद से का प्रयोग यहाँ पे करना, यानी ये हमें यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, अगला देखो, अगला रूल क्या कहता है कि संधि के जो रूल हैं इसमें सारा का सारा खेल ही वर्णों का होता है। ये वर्ण हमें ऊपर नीचे करके दिए जाएंगे, तो इनको हम तब समझ पाएंगे जब हमारी वर्ण व्यवस्था क्या होगी, इफेक्टिव होगी। वर्ण व्यवस्था के ऊपर हमारी कमांड है वो अच्छी होगी, उनके ऊपर हमारी पकड़ वर्णों के ऊपर अच्छी होगी, तो ही हम इसको ढंग से कर पाएंगे। अब देखो, यदि ई उ री ए, अब देखो बेटा यहाँ पे केवल मात्र 4 शब्द आपको ध्यान में रखना है। यदि पहले पद के अंदर ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए या ऐ आ जाए और उसके तुरंत बाद क्या हो, हमारा शत शब्द हो या सन शब्द आ जाए, तो हम सत का सठ के अंदर परिवर्तित कर देते हैं और सन को सन में बदल देते हैं। बाकी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब देखो, सबसे पहले हम इस शब्द को उठाते हैं। रूल क्या कहता है, यदि हमारा प्रथम पद के अंदर ई उ ए ऐ आता है, उसके तुरंत बाद यदि हमें सत या शन शब्द देखने को मिलते हैं तो हमारा जो शत है वो शठ में बदल जाता है और सन है वो षण के अंदर परिवर्तित हो जाता है। बाकी शब्द में कहीं पर कोई भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है। अगर कंप्लीट शब्द को हम छेड़ते हैं तो ये मान लेना आपकी संधि वहाँ पे कंप्लीट ही क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब देखो, वी प्लस में सनु है तो बेटा रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा है बेटा ई, ठीक है। प्लस में सनु है तो सन का क्या बनाया हमने, सन बनाया और ऊ की मात्रा वैसे की वैसी लगा दी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस वी को मैं यहाँ लिख देती हूँ, वी प्लस में सनु, तो क्या बन गया बेटा, ये हमारा शब्द बन गया विष्णु। क्या शब्द बन गया हमारा, विष्णु, ठीक है। दूसरा जो शब्द है वो देखो, जैसे मैंने लिखा युद्धि प्लस में स्थिर, तो प्यारे बच्चों अब देखो ई के बाद हमारा सथ आ गया, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करना है। इस सथ को मैं सठ लिख देती हूँ, ई की मात्रा में ऐसे यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। प्लस में प्रथम पद में नो चेंज और अब देखो अगर हम इस शब्द को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, युधिष्ठिर, ठीक है। युधिष्ठिर, युद्ध प्लस में या युद्धि प्लस में स्थिर यानी युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर का अगर आपसे मतलब पूछ लिया जाए क्या होता है तो इसका मतलब होता है बेटा युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में अडिग रहने वाला या युद्ध में स्थिर रहने वाला, उसको बोला जाता है युधिष्ठिर। ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा प्रति प्लस में स्थान, अब इस शब्द को मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रति प्लस में स्थान, ठीक है बेटा। प्रथम पद में कोई चेंज नहीं है, स्थान में सठ का सठ बनाना है, सठ आ की मात्रा ने कोई चेंज नहीं करना। अगर आपको ई उ या ए ऐ के बाद सठ दिखाई दे जाए तो उसका सठ बनाना है, और अगर सन दिखाई दे जाए तो उसका क्षण बनाना है। बाकी शब्द हमारा वैसे का वैसे रह जाएगा। जैसे प्रतिष्ठा है, बनाओ शाबाश इसका, ये जो प्रतिष्ठा शब्द दिया गया है तो इसमें आप मेरे को ये बताओ भी रूल है वो एक तो ये वाला लगेगा या ये वाला रूल यहाँ पे लगने वाला है। तो सबसे पहले हमारा इसमें देखना हमें क्या दिखाई देगा, सठ दिखाई देगा, तो बेटा हमारा ये रूल यहाँ पे लगेगा। तो इसका अभी हम दो पदों के बीच में तोड़ देते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रति प्लस में स्था, तो इसका बन जाएगा प्रति प्लस में स्था, ठीक है। निष्ठा का नी प्लस में
स्था और ये विष्ठा है, ठीक है, विष्ठा। अगला निष्ठा, नी प्लस में स्था। कहने का मतलब क्या है, रूल क्या कहता है हमारा, यदि प्रथम पद के अंदर हमारे 4 स्वर होते हैं, जैसे ई, उ, ए और ऐ, इन चारों के बाद यदि हमारा सेकंड पद के अंदर सत या क्षण आता है तो हमारा सत है वो सठ में बदल जाएगा और सन है वो क्षण के अंदर परिवर्तित हो जाता है। बाकी शब्द में हमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना। हमें क्या देखना है, हमें संधि के अंदर हमें प्रत्येक शब्द से होकर गुजरना पड़ेगा, प्रत्येक शब्द की गहराई को हमें समझना होगा और प्रत्येक शब्द जब तक हम आँखों से नहीं निकालेंगे तब तक हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ठीक होने की जो संभावना है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारी जो संधि है हमारे लिए क्या बनती रहेगी, ये गंदी ही बनी रहेगी। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, हमें इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है वो करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्या है, हमारा जो संधि का टॉपिक है वो हमारे लिए ईजी है वो बन जाएगा। और ईजी कैसे बनेगा, रूल समझने पड़ेंगे आपको और ट्रिक आपको खुद बनानी पड़ेगी। अगर आप शब्दों को देखते ही पहचान जाते हो कि यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा या फिर यहाँ पे इसका क्या बनाना है, तो ये वाला रूल ही हमारा क्या है, यहाँ पे एक ट्रिक का काम भी कर रहा है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे न का अण में परिवर्तन किस प्रकार होता है। न का अण के अंदर परिवर्तन किस प्रकार होता है, तो बेटा यहाँ पे क्या देखना है, यदि न से पहले ई, री, रे और श, यानी न से पहले हमारे ये 4 वर्ण आए तो न का अण हो जाता है। देखो एग्जाम्पल, जब तक एग्जाम्पल से हम चीज़ों को नहीं समझते तब तक चीज़ें क्या है, हमारी समझ से थोड़ी बाहर हो जाती है। वो चीज़ें हमें ऐसी लगती है जैसे ऊपर ऊपर से जा रही हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चों को रूल ही याद रहें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम दोनों तरीके से चीज़ें करते हैं। फर्स्ट हम रूल को पढ़ते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, हम उन्हीं रूल्स के आधार पर अपने ट्रिक का काम भी करवा लेते हैं। देखो ट्रिक वहाँ काम आती है जब हमारे जो रूल है थोड़े से धुंधले पड़ जाते हैं, अन्यथा रूल अगर हमें आते होते हैं तो वहाँ पे भी ट्रिक की कोई ज़रूरत है वो नहीं होती है। अब देखो यदि ई या री, रे और श के बाद, यानी हमें 4 वर्ण यहाँ पे दिए गए हैं, एक तो ई और एक री, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि ई और जो री है वो किस प्रकार के स्वर हैं? बताओ, शाबाश। बहुत बार मैंने क्लास के अंदर बताया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना केवल हम संधि को पढ़ रहे हैं, संधि के साथ साथ हमारी एक क्लास और भी इसके साथ साथ बनती जा रही है और वो है हमारी वर्ण व्यवस्था। जब तक वर्ण व्यवस्था के ऊपर फोकस नहीं होगा तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, संधि का कॉन्सेप्ट हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, री और ई हमारे मूल स्वर हैं। कौन से हैं? मूल स्वर। ठीक है, रे हम ये परकंपित व्यंजन है, परकंपित व्यंजन, और श हमारा ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, श हमारा एक प्रकार का ऊष्म व्यंजन है। तो इसमें क्या होता है, यदि न से पहले ई, री, रे या स आए तो न का अण हो जाता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, त्रिश प्लस में ना। ठीक है, आगे लिखा मैंने पोस प्लस में न, आगे लिखा क्रिस प्लस में न। अब देखो त्रिश प्लस में न, तो क्या हमारा यहाँ पे श है? हमारा यहाँ पे स बिल्कुल आ रहा है, यानी ये चीज़ हमारी एक चीज़ यहाँ पे क्या होगी, पूरी होगी। उसके तुरंत बाद न है तो उसके तुरंत बाद
न भी आ गया, ठीक है। तो इसका हमें क्या बनाना है, इस न को हमने इस अण में परिवर्तित करना है। मात्रा में कोई चेंज नहीं तो ये अणा का अणा हो जाएगा। तो इस तृष्णा का क्या बन जाएगा, तृष्णा, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं करना है यहाँ पे। अगर ऐसे शब्द आपको दिखाई दे जाते हैं, ऐसे पद अगर आपको दिखाई दे जाते हैं तो न का अणे आपको बना देना है। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, प्रथम पद में हमारे 4 ही वर्ण ऐसे होने चाहिए जो हमारे अकॉर्डिंग टू रूल्स है वो चल रहे हैं। पोषण का बनाओ, शाबाश, पोषण, और लास्ट हमारा कृषण, ठीक है। अब बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है आपकी इसको, ठीक है। जैसे एक शब्द मैंने लिखा परिणाम, परिणाम, इस परिणाम के अंदर प्रथम पद को मैं यहाँ से उठा लेती हूँ और ये हमारा दूसरा पद, इसमें हमारा ई आ गया तो परी का तो परी बन जाएगा, तो अणे आ गया यानी नाम बना देंगे, नाम, ठीक है। अगर सेकंड पद के अंदर अणे आता है, उससे पहले हमारा ई आता है, तो अणे हमारा न के अंदर परिवर्तित है वो हो जाता है, ठीक है। आवाज़ नहीं भाई, कीप साइलेंस, बातें नहीं करनी किसी को भी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर हमने व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लिया है। आगे की क्लास के अंदर हम विसर्ग संधि को स्टार्ट करेंगे और विसर्ग संधि के अंदर हमारी एक ही क्लास बनेगी और एक क्लास के अंदर हमारा कंप्लीट टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो इन 2 प्रकार की संधि जैसे स्वर संधि और व्यंजन संधि, इनके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवा दिए गए हैं और इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और अभी मैं अपनी क्लास को यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। आगे की क्लासेस के लिए हम कल से विसर्ग संधि है उसको स्टार्ट करेंगे। तो तभी के लिए प्यारे बच्चों, इन दोनों प्रकार की संधि की आपको प्रैक्टिस करनी है, इनको रिवाइज करना है और अपने खुद के जो नोट्स है वो बनाने हैं ताकि आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।